अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारा सूरज कैसे बना, हमारा सोलर सिस्टम कैसे मार्ज़ वजूद में है, प्लैनेट्स कैसे बने? कुछ प्लैनेट्स गैस के बने हुए हैं और कुछ प्लैनेट्स रॉकी प्लैनेट्स हैं। एस्ट्रॉयड कहाँ से आए, कूपर बेल्ट क्या है, एस्ट्रॉयड बेल्ट क्या है? आज मैं एक छोटी सी वीडियो सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसमें हम सोलर सिस्टम के बनने के मराहिल डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि हमारा सूरज कैसे बना और फिर प्लैनेट्स कैसे मार्ज़ वजूद में आए। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं एक इन्वेंशन की तरफ। इस इन्वेंशन ने हमें बताया कि हमारी दुनिया के बाहर भी दुनिया मौजूद है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं टेलीस्कोप की। जब हमने टेलीस्कोप को बनाया और आसमानों की तरफ उसका रुख किया तो हमें नई चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई और फिर साइंसदानों ने नई नई थ्योरीज देना शुरू कर दी। एक ऐसे ही साइंसदान जिनका नाम था इमैनुअल कांट, उन्होंने 1755 में एक बहुत मशहूर थ्योरी दी जिसे नेबुला थ्योरी कहा जाता है। और इस थ्योरी के मुताबिक हमारा सोलर सिस्टम स्पेस में मौजूद बड़े बड़े बादलों से वजूद में आया। इन बादलों में डस्ट भी मौजूद है, प्लाज्मा भी मौजूद है और गैसेस भी मौजूद हैं। इन बादलों को नेबुला कहा जाता है। मैं आपको यहाँ पर इनकी तस्वीर दिखा रहा हूँ और जैसे जैसे नेबुला कंडेंस करते हैं, क्लैप्स करते हैं ग्रेविटी के अंदर, तो उनमें से सूरज निकलते हैं, सितारे निकलते हैं और फिर उनके गिर्द प्लैनेट्स बनते हैं। ये बादल नर्सरियाँ हैं सूरज बनाने की। जिस तरीके से पौधों की नर्सरियाँ तो हमने देखी हैं, तो स्पेस में ये बादल सितारों की नर्सरियाँ। तमाम सितारे इन बादलों से ही बनते हैं। लेकिन ये सारा काम होता कैसे? मैं आपको लेके चलता हूँ इंटरस्टेलर क्लाउड्स की तरफ। मैंने आपको बताया कि वो प्लाज्मा से भी बनते हैं, गैसेस भी मौजूद होती हैं और उनमें डस्ट भी मौजूद होती है। इन डस्ट में मेटल्स होती हैं। अब सवाल ये होगा कि ये मेटल्स आती कहाँ से? हमारा सोलर सिस्टम एक ऐसे क्लाउड से बना है जो कि मिल्की वे का सिर्फ 1% है। जहां ये क्लाउड मौजूद होते हैं वहां पर स्पेस ज़्यादा डेंस होती है, नॉर्मल स्पेस है, जिस तरीके से ज़मीन पर भी हम देख सकते हैं। लेकिन अब हमने कैसे ढूंढना है कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना? दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम स्पेस की तरफ देखें और इन बादलों में, नेबुला में, उन सोलर सिस्टम्स की तरफ देखें जो अभी मार्ज़ वजूद में आ रहे हैं, जो पैदाइश के अमल से गुजर रहे हैं, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना। लेकिन एक और तरीका भी है और वो तरीका है एस्ट्रॉयड्स, कॉमेट्स और मेटेरॉइड्स को जांचने का। हमारी स्पेस में ये ऐसी बॉडीज़ हैं जो कि हमें माजी में लेकर जाएंगी, माजी का नॉलेज रखने वाली बॉडीज़ हैं। तो अगर हम इनको देखेंगे और इनको एक्सप्लोर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। जब हम दूसरे सोलर सिस्टम को देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अच्छी टेलीस्कोप्स चाहिए। हमने ऑप्टिकल टेलीस्कोप इस्तेमाल की तो हमें पता चला कि डस्ट ऑप्टिकल सिग्नल्स को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो आप रोशनी की मदद से दूर दराज की गैलेक्सीज को और दूर दराज के सोलर सिस्टम्स को नहीं देख सकते। उसके लिए आपको कोई और टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, उसकी ज़रूरत होगी। और हम समझ चुके थे एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए कि इंफ्रारेड ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हमें मदद दे सकती है इन सोलर सिस्टम्स को समझने में। सो हमने एक टेलीस्कोप बनाई और उस टेलीस्कोप का नाम है स्पिट्ज़र। 2003 से लेकर 2020 तक इसने स्पेस में काम किया। 2020 में इसको रिटायर कर दिया गया। ये एक टेलीस्कोप थी जिसने बहुत से प्लैनेट्स को स्टडी किया, बहुत से सोलर सिस्टम्स को स्टडी किया, बहुत सितारों को देखा और हमें इंफॉर्मेशन दी और हमें पता चला कि इन नेबुला में वाकई सितारे बनते हैं। जब ये सितारे पैदा होने वाले होते हैं उस वक्त क्लाउड में एक चेंज आती है और वो चेंज ये आती है कि क्लाउड की गर्दिश तेज़ हो जाती है। वैसे तो जितने भी हमारे नेबुला है वो मूव कर रहे हैं, हर चीज़ अपने अपने मैदान में मूव कर रही है, तो वो भी मूव कर रहे हैं। लेकिन जब सूरज बनना वाला होता है या सोलर सिस्टम का इर्तिका होना होता है तो उसकी मूवमेंट कुछ तेज़ हो जाती है। यहाँ पर आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि खातून जब स्केटिंग कर रही हैं और हाथ खोल के स्केटिंग कर रही हैं तो उनकी एंगुलर स्पीड कम है।
लेकिन अगर वो हाथों को बंद कर देंगी तो उनकी एंगुलर स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरीके से जब ये क्लाउड तेज़ मूव करना शुरू कर देते हैं तो ये कंडेंस हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। और जब ये कंडेंस होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता डस्ट पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं, और जब वो एक दूसरे से करीब आते हैं ग्रेविटी बढ़ती है और आहिस्ता आहिस्ता सूरज वजूद में आना शुरू हो जाता है। तो जब ये डस्ट पार्टिकल्स करीब आते हैं, ग्रेविटी बढ़ती है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ती है, आपस में कोलाइड करते हैं, तो टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता उस जगह के बढ़ना शुरू हो जाते हैं। एक तो वो जगह कंप्रेस होगी, ग्रेविटी ज़्यादा होगी, क्लैप्स कर रही है, उसमें डस्ट भी है, उसमें गैसेस भी हैं, और फिर फ्रिक्शन की वजह से आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाते हैं, हत्ता कि टेम्परेचर 10 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाते हैं। और जब टेम्परेचर 10 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाते हैं तो उस वक्त न्यूक्लियर फ्यूजन टेक ओवर कर लेता है, आपका सितारा आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो जाता है। सितारे के साथ साथ और भी डस्ट पार्टिकल्स एस्ट्रॉयड की शक्ल में और मेटेरॉइड्स की शक्ल में नज़र आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन सवाल अभी भी हमारे पास मौजूद है, और वो सवाल ये है कि इनिशियली वो मूवमेंट तेज़ क्यों हुई। अगर हम अपने एलिमेंट्स को देखें जो कि पीरियोडिक टेबल में है, तो 118 एलिमेंट्स में से कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि बिग बैंग के बाद बना हो। बिग बैंग जिससे हमारी यूनिवर्स का आगाज़ हुआ, उसने किसी एलिमेंट को जन्म नहीं दिया, लेकिन उसके बहुत अरसे के बाद आहिस्ता आहिस्ता इन एलिमेंट्स ने जन्म लेना शुरू कर दिया। सूरज या सितारा एक ऐसी फैक्ट्री है जहां पर आपके पास बहुत सी मेटल्स बनती हैं, क्योंकि जब हाइड्रोजन आती है तो हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजन के ज़रिए हीलियम बनाती है, हीलियम न्यूक्लियर फ्यूजन के ज़रिए और मेटल्स बनाना शुरू कर देती हैं। तो एक सितारे के पास बहुत सी मेटल्स होती हैं, वक्त के साथ साथ वो बूढ़ा होता है और फिर वो एक धमाके के साथ फट जाता है, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। सुपरनोवा बहुत पावरफुल इवेंट होता है, और अगर किसी जगह सुपरनोवा हुआ तो वहाँ पर उसकी शॉक वेव्स बहुत दूर तक जाती हैं। जब हमने खोज लगाने के लिए कि हमारा सूरज कहाँ से आया, मेटेरॉइड्स को देखा जो कि ज़मीन पर गिर रहे हैं, स्पेस रॉक्स छोटी छोटी, जो कि बहुत छोटी रेत के ज़रों के बराबर भी हो सकती है और 1 मीटर बड़ी भी हो सकती है। तो वो जब ज़मीन पर गिरती हैं तो हम उनके फॉसल्स को देखते हैं, और जब उनके फॉसल को हमने एनालाइज किया तो दो चीज़ें बहुत अहम हैं। एक ये कि वो सारी की सारी 4.5 बिलियन ईयर्स पहले की उम्र बताती हैं। जब भी हम उनकी डेटिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये 4.5 बिलियन सालों पहले ये मेटेरॉइड बना, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा सोलर सिस्टम भी 4.5 बिलियन सालों पहले बना। इसके साथ साथ जो और चीज़ हमें नज़र आती है, उसमें एक ख़ास आइसोटोप नज़र आता है आयरन का, जो कि है आयरन 60। ये आयरन का ऐसा आइसोटोप है जो कि अनस्टेबल होता है, और इसने आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल फॉर्म इख्तियार करनी है, तो इसकी लाइफ बहुत कम होती है। लेकिन अहम बात यह है कि ये आइसोटोप आया कहाँ से। हमारे सोलर सिस्टम में तो ये आइसोटोप एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ये आइसोटोप आता है सुपरनोवा से। तो साइंसदानों ने सोचा कि ये सुपरनोवा जो कि इस किस्म के मेटेरॉइड्स पैदा कर रहा है, वो तो कहीं पास पास हुआ है, और उस सुपरनोवा के होने की वजह से हमें पता चल गया कि तकरीबन 20 लाइट ईयर्स तक उसकी शॉक वेव्स पहुंचती हैं, इतने डिस्टेंस तक। यानी रोशनी 20 सालों में जितना सफ़र तय करती है, उतनी दूर तक उसकी शॉक वेव्स पहुंचती हैं, और उन्हीं शॉक वेव के ज़रिए ये हम तक पहुंचा है। तो हमारे सोलर सिस्टम के पास ही कहीं सुपरनोवा भी हुआ, हमें पता चल गया। इस सुपरनोवा ने हमें बताया उस मुहर्रक के बारे में जिसका हमें पता नहीं चल रहा था कि किस चीज़ ने सबसे पहले नेबुला के एक हिस्से को तेज़ तेज़ स्पिन करने पे मजबूर किया। अब हम समझते हैं कि एक सुपरनोवा हुआ, एक सूरज फटा, और उसकी वजह से करीबी नेबुला तेज़ तेज़ स्पिन करना शुरू हो गया, और उससे फिर हमारे सूरज ने जन्म लिया, उससे प्लैनेट्स ने जन्म लिया, उससे एस्ट्रॉयड्स ने जन्म लिया। लेकिन यहीं पर एक्सपेरिमेंट्स ख़त्म नहीं हुए। बहुत से और एक्सपेरिमेंट्स भी मैं आपको अगली वीडियोज़ में बताने जा रहा हूँ, जो कि हमें बताएंगे कि सोलर सिस्टम बना कैसे। सोलर सिस्टम जो आज हम देखते हैं ऐसा नहीं था।
बहुत तब्दीलियां आई वक्त के साथ साथ हमारे सोलर सिस्टम में, इसका इर्तिका हुआ, इवॉल्व हुआ हमारा सोलर सिस्टम, जो कि हम अगली वीडियोस में देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।